नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम आपके साथ में न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। में सियासी हलचल काफी बड़ी हुई और इस दौरान एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिसमें अनार पटेल की मुलाकात नरेश पटेल के जो है उनके माध्यम से देखी जा रही है। और इस तस्वीर के कई मायने जो है अपने आप में खास हैं। क्या कुछ मायने खास हैं? क्योंकि अनार पटेल भी है जो उम्मीद की जा रही है कि वो सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती हैं। और इसी मुद्दे पर अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और जानेंगे कि तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है और अनार पटेल का सियासी कद किस तरीके से नई दिशा की ओर अग्रसर। देखिए, मुलाकात वैसे कहा जाए तो जो बताया जा रहा है वो तो ये है कि एक मुलाकात मतलब इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। दर्शकों को हम ये थोड़ा इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। ये खोड़ल धाम जो है वो सौराष्ट्र में राजकोट और से थोड़ा दूर है, जेतपुर वीरपुर के पास गोड़ करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे इसको बनाया गया। ये जो लेवा पाटीदार हैं जितने भी गुजरात में, जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, दो तरह के पाटीदार, एक कड़वा पाटीदार, एक लेवा पाटीदार। और लेवा पाटीदार जो है वो ज़्यादातर सौराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं और कुछ उनका जो हिस्सा है वो मध्य गुजरात में, चरोतर में भी देखने को मिलता है। नॉर्थ गुजरात जो है जनरली डोमिनेटेड बाय लेवा पटेल, कड़वा पटेल होता है। लेकिन आनंदीबेन जो है वो है नॉर्थ गुजरात से, लेकिन वो ये है कि लेवा पटेल है। और तो इनकी जो कुल देवी है उनका वहाँ पे वो एक सामाजिक संगठन के तौर पर वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया। और ये मंदिर जो है वो एक तरह से सामाजिक प्रवृत्तियां करता है, जो ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रस्ट के जरिए बहुत सारे सामाजिक भलाई के काम होते हैं। प्रमुखता उसमें पाटीदार समाज के बच्चों, लड़का लड़कियों को या समाज को दी जाती है, पर बाकी सब समाज के लिए भी काम होता है। एक तरह से एक केंद्र बना हुआ है, पाटीदार, लेवा पाटीदार शक्ति का एक केंद्र बना हुआ है जिस सब जब से ये बना है। और नरेश पटेल जो इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो खुद एक उनकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एम्बिशन हुआ करती थी। हालांकि कुटुंब की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके पिताजी जो थे वो कांग्रेस के समर्थक रहा करते थे, ये भी कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। 2009 में उनका एक चित्र, जब वो एक जीप में जा रहे थे और उस समय के जो कुंवर जी बावड़िया जो कांग्रेस के एमपी की चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की ओर से, उनका समर्थन करने के लिए वो जीप में बैठे हैं, वो भी एक दृश्य कांग्रेस का खेस पहन के, वो भी बड़ा वायरल हुआ है। कुछ महीनों पहले ये बहुत चला, आप सबने देखा होगा कि वो उन्होंने घोषणा की कि अब मैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा, और वो बहुत लंबा चला। प्रशांत किशोर, शंकर सिंह वाघेला की धरी बनी इन तीनों की, और ये तीन जो हैं ये मिलके कांग्रेस में जुड़ने की ये पूरी एक बातचीत हो रही थी। वो मिशन जो है उनका, या उनका जो भी सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। ना प्रशांत किशोर कांग्रेस में जुड़ पाए, ना नरेश पटेल कांग्रेस से जुड़ पाए। और आखिरकार उन्होंने फिर ये घोषणा की कि भी समाज के बड़े ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अब मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए, बेहतर है कि मैं समाज सेवा करूं। इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल खेल हो गए हैं शोभित भाई। खैर, कभी उसकी बात भी करेंगे कि कभी जब फ्लैशबैक में जाने का कुछ ऐसा कार्यक्रम होगा तो हम बताएंगे कि क्या क्या हुआ था जिस वजह से ये नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर जुड़ पाए, ना नरेश पटेल अपना पॉलिटिकल करियर शुरू कर पाए, और ना शंकर सिंह वाघेला जो अपने आप को पुनः जीवित करने की कोशिश में थे राजनीति में गुजरात की, वो कर पाए। वो पूरा एक अलग सा ऑपरेशन था और वो कभी करेंगे चर्चा। लेकिन अभी ये है कि देखिए, नरेश पटेल राजनीति में नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन उस समाज पर उनका जो एक रुतबा है, उनकी एक जो पकड़ है, उनकी एक जो इज्जत है, वो तो बरकरार है, उसमें तो कोई कहीं कुछ कमी नहीं है। और ऐसे समय में अनार पटेल जो कि आनंदीबेन जी की बेटी हैं, हम एक बार इसी कार्यक्रम में हम बात कर चुके हैं कि समाज सेवा में रत है। ग्रास रूट लेवल की महिलाओं के जो हैंडीक्राफ्ट से लेके वो सब चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट करती है। वहाँ उन्होंने एक NGO बनाया हुआ है और काफ़ी लंबे अरसे से काम करती है। एक काफ़ी भी चलाती है अहमदाबाद में, जहाँ पे आपको जाना है, मन मर्जी का खाना है, पैसे आपकी मर्जी हो तो दीजिए, न मर्जी हो तो मत दीजिए।
तो उस तरह के काफ़ी भी चलाती है, मतलब वो भी बहुत सालों से चलाती है। तो सेवाकीय प्रवृत्तियों में रत है। अब उनको जो है पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से लाना चाहती है आनंदीबेन। ये समाचार हमको लगातार मिल रहे हैं। और जहाँ तक हमको और समाचार जो मिल रहे हैं वो ये है कि नरेंद्र भाई अभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो फिर नेपोटिज्म वाली बात जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, फिर कांग्रेस पर भी जो है लगातार वही तो हमला कर रहे हैं ना कि ये तो परिवारवाद है। तो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि आनंदीबेन जो है वो नरेंद्र भाई के बहुत करीबी हैं। और अगर उनकी बेटी जो है तुरंत अब राजनीति में आ जाती है तो फिर उन पर भी वो उंगली उठेगी कि देखिए आपकी पार्टी में भी यही हो रहा है। तो उसको अभी नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह से अनार पटेल कुछ दिनों में एक्टिव हुई नज़र आ रही है, और ये जो अभी इनसे मिली हैं नरेश पटेल से, अब याद रखना होगा हमको कि उससे एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल गए थे मिलने के लिए वहाँ पे खोडल धाम में, ठीक है। और राघव चड्ढा का हमने वो दृश्य भी देखा जो खोडल धाम का खेस पहन के जो है वो वहाँ रास गरबा जो है वो खेल रहे हैं, गाड़ियाँ खेल रहे हैं। और इस स्थिति में उसके बाद तुरंत अनार पटेल का वहाँ जाना और नरेश पटेल से बैठ के मुलाकात करना, ये औपचारिक तो नहीं हो सकता है इसमें। और उसके बाद तुरंत हर्षद रिबड़िया जो कांग्रेस के बहुत पुराने और लॉयल कार्यकर्ता और नेता रहे हैं, विसावदर से वो चुनकर आते हैं। विसावदर जो एक ज़माने में केशुभाई पटेल का मत क्षेत्र हुआ करता था, पर उसके बाद हर्षद रिबड़िया जो है वहाँ से चुनकर आते हैं, वो भी पाटीदार हैं, पटेल है। और उनका फिर जाके नीमाबेन आचार्य जो कि ये विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको जाके फिर अपना इस्तीफा सौंप देना। और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में अभी जैसे नरेंद्र भाई वहाँ पे आएंगे, गुजरात में जाएंगे, तो वहाँ फिर उनकी मौजूदगी में, उपस्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी को में प्रवेश करेंगे। ये सब जो घटनाक्रम एक के बाद एक जब हो रहा है ना, तो फिर हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है। ये तो हमारे सूत्र जो है हमको बताते हैं, हमने कुछ महीनों पहले भी ये कहा था, आज इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कुछ और लोग हैं, कुछ और कांग्रेस पाटीदार एमएलएस जो लेवा पाटीदार हैं, वो लोग जो हैं अब वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने वाले हैं और वो जा रहे हैं भाजपा में। उनमें से एक नाम मैं अभी भी बता सकता हूं, मुझे याद है मैं उस समय मैंने एक बार उनसे बात भी की थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, पर तब उन्होंने नाम घोषित करने के लिए रिक्वेस्ट की थी कि ना किया जाए। और मुझे पता है कि अब मैं बोलूँ का भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जा ही रहे हैं। वो ललित वसोया हैं, वो धोराजी से हैं, विठल रादड़िया के एक समय के बहुत करीबी, और उसके बाद फिर उन्होंने खुद का अपना एक राजनीतिक ज़मीन तैयार की और कांग्रेस से चुनाव लड़े। पहली बार पिछली टर्म में वो पाटीदार अनामत आंदोलन से जुड़े हुए थे और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते भी। तो वो जो है वो जा रहे हैं। चिराग कालरिया जा सकते हैं जो जामनगर के नज़दीकी जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से चुनकर आए हैं। किरीट पटेल आनंदीबेन को मिल चुके हैं जो पाटन के एमएलए कांग्रेस से हैं, वो भी पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के ही सभ्य हुआ करते थे, आंदोलन से निकले नेता थे। उनकी मुलाकात हो चुकी है, इनके वो दृश्य भी हमने देखे हुए हैं पहले। ये भी जा सकते हैं और दो नाम है वो भी जा सकते हैं, पर थोड़ा टेंटेटिव है, पर कम से कम 5 और पाटीदार विधायक जो कांग्रेस से हैं वो आने वाले दिनों में एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़ के, तो जब तक भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से निकलेगी तब तक गुजरात में कांग्रेस और टूट चुकी होगी। और आनंदी बहन की बेटी अनार बहन का वहाँ जाके मिलना, ये इसलिए मैं इसको सूचक समझता हूँ इस चीज़ को कि पाटीदार पॉलिटिक्स में जिस तरह से पाटीदार मुख्यमंत्री होते हुए भी पाटीदारों का ही विरोध सहन करते हुए एक इतनी मजबूत और सशक्त महिला जो आनंदीबेन है उनको पद छोड़ना पड़ा था, तो अब वो ओबियसली सर्कल पूरा करना चाहेंगी। अब वही जो लोग जिनकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा था, तो हो सकता है कि वो लोग को वो खुद जो है फिर झुका के या कैसे भी करके वो उनको वापस अपनी पार्टी में लाए, क्योंकि वहाँ उनके गुजरात में अपने कद को है अभी उससे भी बड़ा रखना वो उनका ओबियसली एक काम रहेगा। और अब क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगी, मतलब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, वो अब नहीं रहेंगी, लेकिन अब वो चाहती हैं बिल्कुल कि जो उनकी बेटी है उस परंपरा को और उस लेगेसी है उसको उनकी बेटी जो है वो कंटिन्यू करे। तो उनकी बेटी को कंटिन्यू करना है तो फिर उनका पार्टी में समर्थन देने वाले लोगों की भी बहुत ज़रूरत होगी जो अलग अलग गुजरात के क्षेत्र से अपनी प्रतिभा और अपनी ताकत रखते हो। तो मुझे लगता है कि ये किस तरह का आयोजन है जो जिसको किया जा रहा है, जिसको एक रूप और रेखा दी जा रही है,
उसी के चलते ये सब हो रहा है। और जितने भी पाटीदार अब आएंगे वो आमतौर पर आनंदीबेन के इशारों पर या आनंदीबेन के एक लॉयलिस्ट की तरह जो है उनके साथ काम करने के लिए आएंगे और उनकी बेटी को सपोर्ट करने के लिए आएंगे, ये हमको साफ लग रहा है। और हमको ये भी लग रहा है कि शायद नरेश पटेल भी जो है परोक्ष रूप से इस काम में उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में अब आनंदीबेन के बेटी अनार बहन का एक युग जो है पॉलिटिकल युग शुरू होता हुआ देखे। अब ये विधानसभा में होगा या लोकसभा में, ये फिर वो नरेंद्र भाई और आनंदीबेन के बीच की बात है कि वो कब उनको हरी झंडी देते हैं और कब ये होता है। तो ये पूरा मामला है। पहले हमने इस बात का जिक्र किया था और ये बात की आशंका जताई थी कि आनंदीबेन पटेल को लेकर कुछ मतभेद भी जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है और उसकी वजह है अनार पटेल, क्योंकि जिस तरीके से वो उनको टिकट दिलाने की बात कर रही हैं सूत्रों के हवाले से, जैसे हमें खबर मिली है, तो उस पर ये मतभेद की खबर कितनी सच्चाई और कितने पैमाने पर जो है खरी उतरती है? इसी मुद्दे पे है, बस यही है कि अभी तो आनंदीबेन खुद राज्यपाल हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पद में, भले राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन सब जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी, इतनी पुरानी, बहुत सशक्त महिला एक कार्यकर्ता और नेता रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 95 से, जब से वो कैबिनेट मिनिस्टर रही है और अंत में जब वो नरेंद्र भाई जब गए मुख्यमंत्री पद छोड़ के प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो वो मुख्यमंत्री बनी है। तो इतनी बड़ी एक सशक्त महिला नेता राज्यपाल के पद पर क्यों ना हो, लेकिन वो है तो भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में उनकी बेटी को फिर तुरंत जो है वो एक ताशक में आपको मतलब वो बैठा बैठाया जो है पद दे देना, मतलब वो लड़ेंगे, देखो टिकट मिल जाएगी, वो जीत जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनको सिर्फ आप उनका अगर जीतना हुआ तो वो मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाएगी, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते ना। वो तो फिर एक टिकट सिर्फ देनी है या नहीं देनी, वहीं एक वो जो मुद्दा है उसी पर एक कहीं जो है चीज़ें अटकी हुई हैं। क्योंकि अगर देने का फैसला हो गया तो वो लड़ेंगी वो भी तय, जीतेंगी वो भी तय, और अगर जीत गई भाजपा की सरकार बनी तो फिर वो मंत्री बनना भी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो बड़ी डायनेमिक मंत्री के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी वैसे लो प्रोफाइल रहने वाली महिला है, लेकिन शी इज़ दैट गट्स, वो गट्स है उनके पास कि अगर वो, और उनकी पर्सनालिटी जिस तरह से इतनी अच्छी है कि जैसे मतलब कहते हैं ना कि आपका अपना हर एक का पर्सोना होता है, वो पर्सोना अगर बहुत अच्छा हो, चार्मिंग हो, अगर आप की ओर सब लोग खींचे चले आए, ऐसी कोई व्यक्तित्व की कोई धनी हो तो और अच्छा लगता है ना जाहिर पब्लिक लाइफ में। तो उनकी वो पर्सनालिटी है, ठीक है, तो उनके लिए फिर बाकी सब चीज़ें सरल है। पर यहाँ पे पेच फंसा हुआ है कि इनको अभी दिया जाएगा तो फिर हम पर हमला नहीं होगा कि भाई आप खुद जो है परिवारवाद चला रहे हैं। तो इसमें आगे क्या क्या हो सकता है मैं बताऊं आपको। आगे इसमें ये हो सकता है कि नारायणपुरा जो अमित शाह की कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ से उनके जो बहुत करीबी हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और पाटन, इसके साथ साथ विरमगाम, ये सब पुरानी मांडल, ये सब पुरानी कंस्टिट्यूंसी है ये आनंदीबेन की। तो वहाँ से हो सकता है कि एक स्वयंभू डिमांड पैदा की जाए, एक बड़ा रैली निकाली जाए, बड़ा सरघस किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जो है लोग आके फिर ढोल नगारे ताशे बजाते हुए कहें कि हमको अनार पटेल ही चाहिए हमारे कैंडिडेट के तौर पर। ये सब नाटक वाटक सब हो सकते हैं, ये हमने पहले भी होते हुए देखा है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ भी ये हो सकता है जैसे एक मत बनाने की कोशिश की जाए कि भाई ये परिवारवाद के चलते टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा जन प्रतिनिधित्व अनार पटेल करे, इसीलिए इनको टिकट दी जा रही है। ऐसा फिर कोई चित्र, ऐसी कोई पटकथा लिखनी पड़ेगी, स्क्रीन पे लिखना पड़ेगा, और लिखा जाएगा, फिर उसको जो है वो उसको हर एक को एक्टिंग करने के लिए बोला भी जाएगा, और सब अच्छा एक पिक्चर बनेगा। और फिर जो है उसके चलते अगर ये करना होगा तो फिर इस सब के बाद जो है ये कहा जाए कि चलिए भाई ठीक है, लोग जब चाहते हैं कि अनार पटेल बने, विधायक बने, चुनाव लड़ें, तो फिर हम कौन होते हैं? ये तो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि लड़ेंगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये लड़नी चाहिए, तभी हम टिकट दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ फिर दृश्य आप देखने को मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कह सकते हैं कि आने वाले समय में गुजरात की राजनीति में भी बहुत बड़ा करवट देखने को मिल सकती है, और अनार पटेल की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो भी सच साबित हो सकती हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो खबर है कि मोहन भागवत बोले हैं कि आबादी में धार्मिक असंतुलन
संघ की विजयदशमी में पहली बार महिला चीफ गेस्ट। ये दो बड़े मुद्दे हैं और दोनों का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि 2025 तक उम्मीद जताई जा रही है कि संघ में यानी कि आरएसएस में महिलाओं की भी उपस्थिति दर्ज हो सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी बनता है कि किस तरीके से, क्योंकि काफी लंबा सफर अगर संघ का हम पिछला उठाकर देखें तो उसमें महिलाओं की कहीं कोई मौजूदा स्थिति जो है मजबूत पद पर नहीं देखी गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पर हम इस पर चर्चा भी करते रहे कि संघ की तरफ से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें मोहन भागवत जो है वो मस्जिद में जाकर मुलाकात भी करते हैं। वो भी एक अपनी तरह का अनूठा प्रयास था और उसकी काफी वाहवाही हुई थी। हालांकि मस्जिद के इमाम की तरफ से उन्हें राष्ट्रपिता का जो है तमगा दे दिया गया था और इस पर जो है विपक्षी जो खेमा है उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना भी साधा था। हालांकि आज जो है संघ का स्थापना दिवस भी है और इसको लेकर सुबह जो है पूजा की है मोहन भागवत ने और उसमें एक बड़ी उपस्थिति जो दर्ज की गई है वो महिला जो है जो एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी, महिला संतोष यादव, उनकी मौजूदगी थी और सबका ध्यान जो है कहीं ना कहीं उस मौजूदगी की तरफ देखा गया। इसी खबर पर क्या कुछ अपडेट है जाने के साथ ही सहयोगी तुषार से। तुषार, क्या कुछ कहना चाहेंगे मोहन भागवत की ये नई तस्वीर को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सबसे पहले तो आज विजयदशमी का त्यौहार भी है, तो आज मोहन भागवत और साथ ही आपको बता दें संतोष यादव और देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी द्वारा ये पूजा की गई है जिसमें शस्त्र पूजा की गई है और इस दौरान मोहन भागवत का संचालन भी सामने आया है। उस संचालन के जरिए उन्होंने जनसंख्या, जातिवाद और मंदिर को लेकर अपने विचार साझा किए थे। तो सबसे ज्यादा जो जोर उन्होंने दिया है जनसंख्या को लेकर दिया है, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान में सामने आया है, उन्होंने बोला है कि लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, या क्या भारत देश हमारा ऐसा है कि 50 साल बाद भी इतने लोगों को खिला पाएगा या उन्हें झेल पाएगा, इस तरीके के बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे थे। और साथ ही कानून या पॉलिसी बनाने की अपील भी करते हुए वो नजर आए सरकार से। और साथ ही जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2025 तक महिला को पद देने के बारे में विचार चल रहा है, तो इस सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है फिलहाल के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार। तो निश्चित ही तौर पर एक तरीके से मोहन भागवत ने जो है सार्वजनिक मंच से ये कहा है कि जो जनसंख्या संतुलन है उसको संतुलित करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी मौजूदा सरकार को। और इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी से और जानेंगे कि संघ की जिस तरीके से तस्वीर बदलती हुई दिख रही है पिछले कुछ दिनों में, और महिलाओं की भी बात कही जा रही है कि महिला भी उपस्थिति दर्ज कराएंगी संघ के अब मंच पर, क्या कुछ इस तस्वीर के बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक मतलब इस बात का वेलकम होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए कि इतनी पुरानी संस्था जो 2025 में 100 साल पूरा करेंगी। कोई भी संस्था 100 साल की हो बहुत बड़ी बात होती है और कोई भी संस्था 100 साल तक तभी टिक सकती है जब कुछ दम तो हो उसमें, अदरवाइज टिकना बड़ा मुश्किल होता है। और वो भी उन हालातों में जबकि जो संस्था पैदा हुई 1925 में, तब से लेके 2014 तक, हाँ एक बार बनी 1998 में बात बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन वो एनडीए था, वो बीजेपी की बहुमत नहीं थी वहाँ पे। तो फिर भी आप समझ लीजिए कि 1925 से जो संस्था बनी हो, वो संस्था की विचारधारा को प्रमोट करने वाली सरकार 2014 में जाके बनती है। तो तब तक अपने आप को बचाए रखना, टिकाए रखना, अपना अस्तित्व सिर्फ ना टिका के रखना, लेकिन अपना ग्रोथ करते रहना, अपनी विचारधारा को फैलाते रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इसके लिए संघ को जो है वो बिल्कुल आपको शाबाशी देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत इस तरह से काम किया कि ना सिर्फ वो उनका ग्रोथ हुआ पर अब उस विचारधारा को प्रेजेंट करने वाली एक सरकार भी केंद्र में बनाने में कामयाब रहे हैं। तो पहली बात तो ये है संघ के लिए। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि हमको ये समझना होगा कि जब महिला की बात होती है, महिला वैसे संघ के कुछ कार्यों में अलग अलग जो इनकी इकाई हैं, शाखाएं हैं, अलग अलग जो प्रकल्प हैं इनके, तो उन प्रकल्पों में संघ जो है वो बिल्कुल महिलाओं को स्थान देता है। पर जहाँ तक गणवेश धारण करके शाखा में जाना हो तो वहाँ पे उतना आपको वो देखने को नहीं मिलता है। पर अब जब मोहन भागवत ने कहा है कि महिला का भी जो है उसी तरह से समावेश उस विंग का होगा 1925 में, जब उनका शतक पूरा होने वाला है, 100 साल पूरा करेगी संस्था, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रोग्रेसिव एक ये सोच है और इसका स्वागत होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा जनसंख्या को लेकर, तो देखिए ये तो विचार संघ के बहुत पुराने हैं, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं
कि ये आज पहली बार किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। ये बात पहले भी हो चुकी है संघ के द्वारा, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा, कि जनसंख्या नियंत्रण जो है जाति, हर एक जाति में उस चीज़ को लागू करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरह से फिर आपके संसाधन सीमित हैं, आपके देश की सीमा तो बढ़ नहीं सकती, जो जितनी ज़मीन है उतनी ही है, आपके रिसोर्सेज जो हैं उसमें एक हद से ज़्यादा कोई बढ़ोतरी हो नहीं सकती है। पर संख्या जब बढ़ती है और अगर किसी एक जाति समुदाय की अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसका असर जो है वो फिर पूरे एक इकोसिस्टम पे जो होता है, जियोपॉलिटिकल इकोसिस्टम जो होता है उस पर पड़ता है। तो ये मांग जो है बिल्कुल जायज़ है, और उसमें मुझे लगता है कि पर इसमें सरकार अब कितना कर सकती है ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा भी है। आप चीन तो है नहीं, चाइना तो है नहीं कि आपने एक ही बच्चे का कानून इस तरह से सख्ती से लगा दिया कि पूरे देश को, इतने बड़े देश को मानना पड़ा, क्योंकि चीन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब हम जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें इस चीज़ को हम सख्ती से कैसे लागू कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लोगों में समझ पैदा की जा सकती है, एक इस तरह के मैसेज या इस तरह का कुछ एक आयोजन किया जाए कि लगातार लोगों को इस चीज़ का जो है हैमरिंग होता रहे कि भाई जनसंख्या जो है उसका नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। आज चलते चलते हम अगर सेंसस इस बार अगर हो जाए तो हमको लगता है कि जो 2011 से हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो हमको लगता है कि शायद वो 130-35 करोड़ से ऊपर की संख्या हमारी जो है वो दर्ज हो जाएगी। तो ये लगातार बढ़ती जा रही है, और एक पर्टिकुलर समुदाय की अगर या पर्टिकुलर जाति या धर्म की बढ़ती है तो वहाँ फिर अव्यवस्था और प्रॉब्लम जो है थोड़ा खड़ा होता है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ये एक दूसरा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। उन्होंने एक बयान दिया है कि 50 साल बाद भारत में जिस तरीके की आबादी या जनसंख्या हम कह सकते हैं लगातार बढ़ रही है, तो उसके लेकर उन्होंने बोला है कि क्या 50 साल बाद भारत देश इस जनसंख्या को झेल पाएगा या उन्हें खिला पाएगा या किस तरह से उन्हें संभाल पाएगा, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। मैं वही तो कह रहा था ना कि वही प्रॉब्लम, आप देश जितना है उससे बड़ा तो नहीं कर पाओगे ना आप। अब उसको आपको इलास्टिक तो है नहीं कि आपने खींच लिया, थोड़ी और जगह बना दी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो जितना है उतना ही रहेगा। आपके रिसोर्सेज भी जो है वो जितने हैं उसमें आप कितना बढ़ा सकोगे। आपके पास जितनी ज़मीन नहीं होगी, खिलाने के लिए उतने खेत नहीं होंगे, और अगर ये वस्ती विस्फोट जो है होता रहा तो फिर वही चीज़ है ना कि आपकी पूरी व्यवस्था जो है वो डगमगा जाएगी। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि देखिए क्या क्या हुआ जब वहाँ वस्ती विस्फोट हुआ, तो कौन से नए देशों का जन्म हुआ, वो भी अपने बयान में, अपने भाषण में उन्होंने बताया है। तो उनकी बात जो है एक हद से, अगर एक एंगल से देखा जाए तो सही है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें पर मैंने कहा कि इस पर कानून या सरकार सख्ती ला के क्या कर सकती है, ये बड़ा मुश्किल मामला है। और ये संवेदनशील भी है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप बोल दो तो उनको लगता है कि हमको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो वो भी मुझे लगता है कि अभी संभव है। तो सोच और समझ जो है वो ठीक करनी पड़ेगी, और वो ठीक करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए मुझे लगता है कि वो करने पड़ेंगे, तब जाके इस समस्या का निराकरण हो सकता है। सर, दूसरा सवाल इसको लेकर ये सामने आ रहा है, जिस तरह से जो महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी उससे किस तरीके की तस्वीर भविष्य में आप देख पा रहे हैं? ये मैं जिसका पहले भी कहा कि ये बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है, अच्छी सोच है, और इस सोच में महिलाओं का भी एक हिस्सा बनाना, उनके लिए एक भागीदारी बनानी और उनको भी शामिल करना, और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो संघ की है उसमें भी शामिल करना, और साथ में उनको जिम्मेदारियां देना, ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है। मुझे लगता है थोड़ा पहले करना चाहिए था, अभी थोड़ा लेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा संतुलन है पूरे विश्व का, वो पुरुष और महिला दोनों के सायुज्य से बना हुआ है। अगर वो एक का हाथ हमेशा भारी रहता है, ऊपर रहता है, और एक जो है हमेशा अगर इग्नोर्ड रहेगा, तो वो संतुलन कभी बन के आपके सामने आएगा नहीं। तो अगर संघ और जगह मतलब अपने व्याप को और पहुंचाना या बड़ा करना चाहता है और लोगों के बीच में और भी जो है जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए भी महिला जो है वो उतना ही उनका भागीदारी दी जाए, उतना ही उनका जो है जोड़ उनको साथ में रख के काम किया जाए, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि एक बहुत डिसिप्लिन्ड एक संस्था है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है महिलाओं को सीखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ संघ के लिए जो है वो भी बहुत बड़ा एक आगे एक नया विंग उनका खुलेगा, और उनके लिए भी बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी। तो
बिल्कुल ही निश्चित तौर पर एक तरीके से जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों संघ की तस्वीर बदलती हुई दिख रही है, यहाँ तक कि मस्जिद के इमाम ने उनकी तारीफ कर दी, मोहन भागवत के राष्ट्रपिता तक कह दिया। और इसके पिछले कुछ दिनों की मतलब कि 2 दिनों पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बयान भी देखा गया, दत्तात्रेय हुस बोले हैं, उन्होंने भी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौजूदा सरकार को जो है इस पर कोई ना कोई जो है ठोस निर्णय लेने की भी ज़रूरत होगी। और आज जो है मोहन भागवत ने फिर से जो है जनसंख्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इसमें जनसंख्या को लेकर जो बयान है उसमें कौन सा मैसेज दिया जा रहा है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए, क्या कर सकती है? मैं भी तो कह रहा था, मैं कब से यही तो कह रहा हूँ ना, सरकार का एक हद से ज्यादा रोल नहीं हो सकता उसमें, और वो संघ भी जानता है। उसमें सरकार क्या कहेगी? आप सरकार क्या घर घर जाके जो है जो संजय गांधी ने एक समय किया था कि नसबंदी करेंगी? ये हो सकता है क्या? कंपलसरी हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो वो तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार एक सोच, जैसे स्वच्छता को लेकर सोच खड़ी करने की कोशिश की गई, देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये बच्चों को स्कूल भेजने का अभियान चलाया गया, उस तरह से एक अभियान चला सकती है। वो कानून पास करने से या सख्ती करने से आप किसी एक पर्टिकुलर समुदाय पर तो फिर चिल्लाएगा कि हम पर जोर जबरदस्ती हो रही है। तो यहाँ कोई सरकार को मैसेज मैं नहीं मानता कि दिया जा रहा है। और जहाँ तक हौसबोले साहब का सवाल था, तो वो एक पुराना बयान उनका भी आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अब संघ को एक संस्था है, अपने हिसाब से अगर उनको लगता है कि लोगों की जो तकलीफ है उसको अगर उसको उजागर करना चाहिए तो करें। सरकार को मैसेज जो है ना, वो इन 2 चीज़ों में मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा कोई देने की कोशिश की रही। कुछ बयान ऐसे होते हैं जहाँ सीधा मैसेज जाता है, पर ये एक आम बात है कि लोगों का गुस्सा है, उसको व्यक्त कर देते हैं आप, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं, संघ जो हमारे बारे में सोच रहा है। ये सिर्फ एक जेस्चर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर कहेंगे कि अगर महिलाओं की उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज होती है तो अपने आप में एक ये बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, और वो ये है कि केसीआर के नई पार्टी के ऐलान से पहले टीआरएस नेता राजनाला का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है और वायरल हो रहा है। वो वीडियो ये है कि वो उनका एक अनोखा जो है दृश्य सामने आ गया है। वो अपने कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं या क्षेत्र के कुछ लोगों को जो है दारू और मुर्गा बांटते हुए देखे जा रहे हैं। नेताओं की जिस तरीके से ये जो दृश्य हमें आए दिन कुछ ना कुछ अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जो है समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं समाज के प्रति, क्योंकि समाज में जिस तरीके से शराब का प्रचलन कम करने के लिए लगातार सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, उसको लेकर भी जो जिस तरीके की तस्वीर आज हमारे सामने है वो अपने आप में लोगों को शर्मसार करती हुई भी नजर आ रही है। और इसी खबर पर हम सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ जो है इस तस्वीर के माध्यम से आप बताना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए सामने जी किस तरीके से दारू और मुर्गा लोगों को बांटा जा रहा है नेता के द्वारा, जो है ये क्या शोभनीय है? नहीं शोभनीय तो अब आप कैसे देखते हैं? अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसको मुर्गा मिल रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, समझे? हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जो है वो पहरेदार हैं। हमारा काम है कि देखना कि चीज़ें ठीक हो कि ना हो। जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, पत्रकारों का ये काम है कि क्या अच्छा क्या नहीं, क्या ठीक क्या गलत, ये लोगों को बताना। तो स्वाभाविक रूप से हम जब इसको देखते हैं तो हमारा देखने का नज़रिया जो है बड़ा नॉन प्रेजुडिस्ड और नॉन बायस होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस तरह से जो है दारू की बोतल भी है मेरे ख्याल से, है ना, और मुर्गा भी है ना। और देखिए कितनी शान से इसको आप दिया जा रहा है, और वो एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पे या एक वीडियो अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको जो है आप देखें तो वो उनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यही राजनीति है। आज भी देश में जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो रूरल पार्ट्स हैं, जो जहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है, वहाँ आज भी ये सत्य है कि अगर आपको अपने और लोगों को खींचना होगा तो उनको आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। या तो आप सरकार अपनी बनाई, अगर आपकी सरकार बनी हो और आप उनको जो है वो सब सुविधाएं दें जो सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, जैसे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोड, रास्ते, बिजली, पानी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब जो है अगर आप बतौर सरकार काम करके देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये करते हैं तो फिर ये जो मुर्गा बांट रहे हैं उसकी बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो शॉर्टकट अपनाते हैं।
वो कौन करेगा, इतने सारे रोड कौन बनाएगा, सबको बिजली कौन देगा, सबको पानी कौन देगा, ये सब में कौन क्या रखा है उनके लिए। ये है कि भैया ये बस मुर्गे बांटो, दारू बांटो, और जब चुनाव आता है तो लोगों को अपनी ओर कर लो। तो इनके लिए बड़ा सरल है, तो इसलिए ये काम ये लोग करते रहते हैं, और इसी का अब नज़ारा हम लोग देख रहे हैं, खुलेआम देख रहे हैं, ये हो रहा है। और ये देश की एक जो रूरल पॉलिटिक्स है इसकी एक छवि है, और ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, ये पूरे देश में होता है। और एक तरफ तो जो जैसा देख सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, एक तरफ सरकार जो है शराब पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाती देखी जा रही है, और दूसरी तस्वीर ये आ रही कि जब समाज सुधारने की बात करने वाले लोग ही इस तरह के कृत्य करेंगे तो समाज में किस तरीके का मैसेज जाएगा, और राजनीति जो है वो किस स्तर पर अब जाती हुई दिख रही है। नहीं, यही तो बात है ना, मैं जो कह रहा था कि बस वही राजनीति, आप ये आज की राजनीति नहीं है, ये सालों से है, दशकों से हो रहा है। ये सवाल ये है कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये राजनीतिक दिशा में तो आज से नहीं दशकों से गई है। वही है, अब देसी दारू पिलाओ या विदेशी दारू पिलाओ, मुर्गा दो, मटन खिलाओ, मच्छी खिलाओ, अगर जो वेजिटेरियन इलाका है तो वहाँ पे आप वेज खाना दो, उनको खिलाओ, पैसे दो, है ना, कैश दो पैसे, और ये सब खिलाओ पिलाओ। ये राजनीति जब से देश आज़ाद हुआ है तब से चल रही है, ये नई बात नहीं है कुछ भी। हम लोगों के लिए सवाल ये होना चाहिए कि बंद कब होगा। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि बंद ये तभी हो सकता है जब कोई सरकार, जब अपनी सरकार कोई पार्टी की बने और वो सरकार वो सब चीज़ें दे जो बेसिक नेसेसिटी हैं इस देश के नागरिकों की। अगर वो देंगी तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर वो करने के लिए एक विजन चाहिए होता है। हमारे देश की तकलीफ सबसे बड़ी ये है शोभित भाई कि हमारे यहाँ आपको अगर IAS अफसर बनना हो बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, आपको IPS बनना हो बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, आपको अगर इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इवन लॉयर बनना हो, आर्किटेक्ट बनना हो, बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है। आपको अगर पत्रकार भी बनना हो, एवरेज नहीं अच्छा पत्रकार, तो भी बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है ना। आप कुछ भी नहीं ऐसे बन जाते हैं। अगर नेता बनना है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वास्तविकता है। ठीक है, आप ऐसी जाति समुदाय से होने चाहिए जिसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुमत में हो उस इलाके में, और उस पॉपुलेशन को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आप अंगूठा छाप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके ऊपर खून के मर्डर के चार्जेस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके ऊपर जो है ये भ्रष्टाचार के या फिजिकल अब्यूज़ के, सेक्सुअल हेरेसमेंट के आपके पास आरोप हो, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप जब ज़्यादातर लोग इस पृष्ठभूमि से जब आते हैं पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ कोई फिल्टर नहीं लगा है। हम एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एक बहुत अच्छे अपराइट IPS अफसर हुआ करते थे गुजरात में। ये हम हमारे कॉलेज की बात करते हैं, जब मैं 1990 से 94 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय वो राजकोट के ACP बन के आए थे, बड़े तेज तर्रार थे। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, उनका कारण है कि उनके लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ उस समय एक पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे PL जानी साहब, जहाँ तक मुझे याद है। और उस समय जो है राजकोट के सांसद हुआ करते थे शिवलाल वेकरिया, जो ब्लेवो पाटीदार समाज से आते थे। वो कुछ 8वीं 10वीं पास थे मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा शायद नहीं थे। और ये जो है कुछ ज़मीन का मामला था, और उसमें ये शिवलाल वेकरिया का दबाव था कि आपको पुलिस को कुछ हरकत करने के लिए कहा गया था। ये अफसर बहुत स्ट्रेट थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। उन्होंने कमिश्नर की ऑफिस में उस सांसद को चाटा मार दिया। चाटा मार दिया को तुरंत जो है सस्पेंड कर दिया गया। ये तुरंत छुट्टी पे चले गए थे, फिर सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा हुआ। हमारे परिचय में थे, हम उस खुद भी जो उस समय कुछ तैयारियां कर रहे थे। हमने जब मिले उनको जाके, तो उन्होंने कहा कि ये आदमी जो शायद 8वीं या 9वीं पास नहीं है कक्षा, है ना, पर क्योंकि उसकी जाति का प्रभुत्व है, वो बना हुआ है सांसद। मैं इतनी पढ़ाई करके, मैं विदेश से वापस आके, मुझे करनी थी देश की सेवा, इसलिए मैं आया, मेहनत की, पढ़ा लिखा, और मुझे इसको सैल्यूट करनी पड़ती है जो 10वीं कक्षा में पास नहीं, जिसके पास और कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ इसके एक ही नॉलेज है कि ज़मीन कैसे जो है हड़पी जाए, बस हड़पना कैसे है, वही चीज़ उसको आती है। और मैं उसको सलाम करूं और वो मुझे 2 गाली बोल दे तो मैं चुप रहूँगा? मैंने 2 चाटा मार दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि राजनेता बनने के लिए हमारे यहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जब क्वालिफिकेशन नहीं होती है और उसके बाद साथ साथ आपके पास विजन भी नहीं होता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर अनपढ़ आदमी जो उसके पास विजन ना हो, लेकिन ज़्यादातर अनपढ़ व्यक्ति के साथ जो है देश चलाने का विजन नहीं होता है, ये वास्तविकता है। तो वहाँ पे फिर वो क्या सोचेगा? वो थोड़ी सोचेगा कि मैं रोड बनाऊँ,
रास्ते बनाऊं लोगों के लिए, बिजली पानी पहुंचाऊं, है ना, रोजगार का कुछ मैं इंतजाम करूं देश में, किसानों के लिए कुछ करूं ताकि उनकी समस्या जो है उनका हल निकल जाए। अगर मैं हल ला देता हूं, निकाल कर देता हूं, तो मुझे फिर ये मुर्गा खिलाने की, दारू पिलाने की, कैश देने की क्या जरूरत है। पर देखिए राजनीति में ये सबसे बड़ा एक अहम रूल है, थंब रूल है, वो ये है कि वादे हमेशा बहुत बड़े करो और काम एक भी ना करो। अगर आपने आपकी कंस्टिट्यूंसी का काम कर दिया तो फिर आपकी जरूरत क्या है, लोग फिर आपके पास आएंगे क्यों। इनकी जरूरत यह है कि ये लोगों से घिरे रहे, लोग जो है उनके दर पर आते रहें, उनसे फरियाद करते रहें और ये सबको आश्वासन देते रहें, तभी तो इनका जीवन चलता है। तो इस देश में तो कम से कम ये नहीं होने वाला है जब तक ये व्यवस्था में बदलाव ना हो कि राजनीति में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे, कोई भी अनपढ़ गवार आके कर देगा तो फिर ये करेगा, ये बांटेगा, ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं वही होगा फिर। एक इसी राजनीति से जुड़ा हुआ है क्योंकि तेलंगाना का ये दृश्य, और तेलंगाना से ही बड़ी खबर ये आ रही है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जो है नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं और राष्ट्रीय पार्टी की तरफ की जो राजनीति है उसमें वो भी कदम रखेंगे। उसको लेकर हो सकता है कि वो 1-2 दिन में दिल्ली दौरा भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये परिवर्तन देखा जा रहा है तेलंगाना में, इसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी खेमा को एकजुट करने की बात कह चुके हैं और लगातार उसमें सीधी बात यह है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री उनका समर्थन उन्हें नहीं मिलता हुआ दिखा। हालांकि वो कुछ दिन पहले गए जरूर थे, लेकिन उन्होंने विपक्षी खेमे में जुड़ने की बात जो है औपचारिक मंच से नहीं की थी और ऐसे में वो राजनीतिक पार्टी का नहीं गठन कर रहे हैं। आप केसी राव की बात, हाँ केसी राव की वो बात, तो है मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नई पार्टी का हम ऐलान कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वो सोच सकते हैं कि वो कुछ ऐसा मतलब अपनी पार्टी को, वहाँ उनकी जो पार्टी हो तो तेलंगाना के मतलब TRS मतलब तो तेलंगाना के लेकर बनी हुई पार्टी है। वो राष्ट्रीय राजनीति में आना चाह रहे हो तो हो सकता है कि कोई नई पार्टी का ऐलान करे, पर मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी होगी। यार है तेलंगाना से बाहर कुछ है नहीं, वो कोई मतलब बाजू में जो आंध्र है वहाँ भी उनका कोई नहीं, जगन रेड्डी जो चलाता है वहाँ भी उनकी कोई पहचान नहीं है। वो तेलंगाना के अलावा उसके बाहर उनकी अपनी खुद की इतनी कोई बड़ी औकात या पहचान या हैसियत नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर ये नहीं जानते हैं वो या नहीं समझते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। प्रशांत किशोर के साथ संबंध उनके अच्छे हैं, हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो है वो कहीं सोच के पीछे हो, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये जो अगर करने जाएंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी, इससे उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। वो अपना घर भी खो बैठेंगे और वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे बेटर है कि वो जो अब ये हमारी सोच है, हम जिस तरह से पॉलिटिक्स को देखते हैं, पर वो ओबियसली चुने हुए नेता हैं, उनकी भी कुछ सोच रही होगी। तो अब वो आगे अगर ऐलान करते हैं तो अपने आप को आगे रखते हैं या किसको आगे रखते हैं, फिर ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर एक अलग कल्चर देखने को मिल रहा है नेताओं का, जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों से जिस तरीके से वो प्रसाद सामग्रियां बांटते हुए दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग दृश्य है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ और वो खबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो यात्रा जो है बिल्कुल चरम पर चल रही है, उससे क्या जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की प्राप्ति होगी। और निश्चित ही तौर पर प्रशांत किशोर एक राजनीतिक जो है वो छत तलाश रहे हैं। और राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी निश्चित ही तौर से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। तो क्या कुछ इस यात्राओं के जरिए जो है उन्हें प्राप्त हो सकता है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे जो है अपने साथी सहयोगी जिगर पांड्या जी से, और जिगर पांड्या जी से ही जानेंगे कि क्या कुछ उन यात्राओं को लेकर। अच्छा, लेकिन इस मुद्दे पर शायद वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे पर सीधे चढ़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में और उनसे ही जानेंगे कि ये सियासी यात्राओं का दौर से क्या कुछ जो है रिजल्ट निकलता हुआ दिखेगा। आप प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, जो मुद्दा हमने 2 दिन पहले उठाया था। हाँ, अब यही है, देखिए कि इनका अब ये लिटमस टेस्ट होगा, ये एक तरह का एक परीक्षण होगा। ये जो यात्रा उनकी है ये जितना चलेंगे, जितना लोगों से जुड़ेंगे, जितनी बातचीत करेंगे, तभी उसके बाद उनको पता चलेगा कि ये क्या राजनीति में उनका कोई भविष्य है कि नहीं है ना। अभी कोशिश एक बार करके देख चुके थे, वो सीधे गए थे, पद पे जाकर बैठे थे और फिर छोड़ दिए, या तो उनको वोट छोड़ने के लिए बोला गया नीतीश की पार्टी में। अब वो खुद अपना एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि
व्यूह रचनाकार के तौर पर उन्होंने जितना करना था उतना किया। क्या वो व्यूह रचना अपने लिए भी बना सकते हैं, और जो बना सकते हैं तो क्या वो सफल व्यूह रचना होगी? तो वो तराशने के लिए जो है पूरा अपना एक रास्ता वो निकले हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, घूम रहे हैं। 12 से 15 महीने की बात है, 12 से 15 महीने, हाँ 12 से 15 महीने तक का उनका ये सफ़र रहेगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं हाँ, तो रहेगा। और इसमें 3500 किलोमीटर से ज़्यादा किसी यात्रा की बात है। और उनका देखिए ये बड़ा एक स्लो यात्रा है उनकी, अगर आप देखो तो वो बहुत टाइम ले के मतलब हर जगह से निकल रहे हैं। वो रैपिड यात्रा नहीं है कि मतलब निकले सटासट चलते चलते हमने पूरा ख़त्म कर दिया बिहार, ऐसा नहीं है। वो हर एक कस्बे में, हर एक गांव में जहाँ से गुजरेंगे, हर एक ज़िले में जहाँ से गुजरेंगे, हर जगह वो बहुत पूरा एक संपूर्ण रूप से अपना वक्त देना चाहते हैं। वहाँ वो यूथ के साथ संवाद का कार्यक्रम भी उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक ये जानना, और उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया है वो युवा और युवा के माँ बाप, वो दोनों के लिए बड़ा अपीलिंग मुद्दा तो है कि क्या हम देश के लिए सिर्फ मजदूरी पैदा कर रहे हैं? हमारा काम क्या यही है कि 18-19 साल का लड़का हो जाए और कहीं भेज दें देश में मजदूरी करने के लिए, जो कहीं जाके बिल्डिंग में इमारत बनाने में काम करेगा, या कोई कहीं जो है तालाब खोदेगा, या कुछ ऐसा ही करेगा जो नॉन स्किल्ड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है? तो क्या हमको ये करना चाहिए, या हमको अपने आप को उस स्तर पर लाके रखना चाहिए, उस स्तर पर पहुंचना चाहिए जहां पे हम जो है हमारा युवा धन जो है उसका जो स्किल्ड जो उनका कौशल्य है, जो स्किलनेस है उनकी, वो उसकी इस्तेमाल की जाए। उन्होंने कहा था कि हम फ्रिज नहीं बनाते, हम टीवी नहीं बनाते, हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं, हम तो ऐसे युवा बनाते हैं जो बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। तो अब उन्होंने देखिए सामान पे चोट तो मारी है, ये शुरुआती बयान है उनका। अब चोट मारी है उन्होंने लोगों के मनों पर, युवाओं के मनों पर, मनस्थिति पर। अब ये यात्रा के बाद उनको समझ में आएगा कि वो क्या सही में अपनी बात पहुंचा पाए हैं बिहार के युवा धन तक, बिहार के जो माता पिता हैं बच्चों के, उन तक। अगर वो 12 महीने या 15 महीने के बाद उनको लगता है कि हाँ उसमें वो सफल हुए, फिर मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ऐलान करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस रहेगा वो 2025 की बिहार विधानसभा का चुनाव रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर यात्राओं का दौर, चाहे वो प्रशांत किशोर की यात्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का पैदल मार्च हो, तो यात्राओं से क्या कुछ उन्हें जिस हिसाब से वो चल रही है, जिसकी वो प्राप्ति की अनुभूति करते हैं, क्या उनको वो सारी चीज़ें मिल पाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अपने तीसरी खबर की तरफ और इसका रुख करेंगे सीधे जिगर पांड्या जी के साथ में, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। उनसे ही जानेंगे कि केसीआर की नई पार्टी के ऐलान से पहले जिस तरीके का दृश्य, जैसे अभी हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी ने बात की कि नेताओं का जो स्तर है वो किस तरीके से बदलता हुआ दिख रहा है, बदलने की बात एक अलग है, किस तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है, इस पर ही बात करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना की एक तस्वीर जो है जमकर वायरल हो रही है और सुर्खियां बटोर रही है, इस तस्वीर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी व्यक्तिगत राय इस तस्वीर को लेकर क्या है? अरे यार, देखिए एक बात और निकल के आ रही है कि जिस तरीके से बात हम कर रहे थे कि चुनाव रेवड़ियों के बारे में, हालांकि इसको लेकर भी हम राष्ट्र संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कई बार जिक्र करते आए हुए हैं और न्यूज़ रूम लाइव को लेकर जो है इस बार भी हम कई बार सवाल उठाते हुए आए हैं। तो अपने आप में भी ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है, इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने एक जो कह सकते हैं कि एक पत्र जारी किया है राजनीतिक पार्टियों को लेकर कि जिस तरीके से आप चुनावी वादे कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या और कितने अभी तक पूरे हो पाए हैं, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी को लेकर सीधे जुड़ेंगे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में और उनसे ही जानेंगे कि फ्री की रेवड़ियों की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसको लेकर भी अब इलेक्शन कमीशन जो है वो संज्ञान में ले रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस बात को लेकर नाराजगी जता चुका है। क्या कुछ कहेंगे फ्री की रेवड़ियों को लेकर? देखिए ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है और है उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है अभी। क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने कैमरा पर्सन, हाँ वो फ्रेम जो है वो बीच में नहीं, आप सेंटर नहीं हो रहा, आप ठीक है, अब ठीक है, धन्यवाद। तो ये अब चुनावी वादे, मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, जो भी कहें आप, वो एक जब पॉलिटिकल पार्टी जब अपने वोटर्स को चुनाव से पहले बताती है तो वो एक उनका अधिकार है कि भाई हम अगर चुनाव में
जीत कर आए, आपने जिता दिया हमको, तो हम आपके लिए ये सब करेंगे। अच्छा, अब तक ये रहा है कि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है कि आपने बोल दिया कि हम करेंगे, फिर आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि भाई आप वो भी तो वादा है आपका, मतलब आपने क्या वादा टूट भी सकता है या डिले हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि आप और 5 साल दीजिए तब जाके पूरा करेंगे, फिर और 5 साल दीजिए तब जाके पूरा ये होगा। तो ये फिर उसको उस जो बिहेवियरल पैटर्न है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमको लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं कुछ करना हो तो वहां कुछ करना चाहिए कि भाई आपने कहा मैं एक्स करूंगा, वाई जेड करूंगा, ये सब मेरे आपसे वायदे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन अगर वहां चेक एंड बैलेंस लगाए कि भैया कब करोगे, ये कहकर तो आपने वोट लिया है ना, तो आप किया कि नहीं किया, इसका कोई अगर अलग से बॉडी बने या कुछ कोई ऐसी कोई संरचना हो तो मुझे लगता है कि फिर ठीक है। अदरवाइज वादा करना, वचन देना या अपना संकल्प पत्र घोषित करना, ये तो मैनिफेस्टो जाहिर करना, ये कोई गलत बात नहीं है। इसमें आप क्या रेवड़ी कर सकते हैं भाई। जब नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री बने थे तब तो बहुत सारे वादे हुए थे, तो फिर आपको जो नहीं कहा था उसको सब खो गया। और नोटबंदी कहाँ कही थी? नोटबंदी तो नहीं गई थी ना, तो हो गई ना नोटबंदी। तो इसको लेकर भी तो मुझे लगता है कि ये इसको आप रोक नहीं पाएंगे, और ये संवैधानिक तौर पर इसको आप बंद चैलेंज कोई भी चैलेंज कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन कोई किसी भी पार्टी को अपने मतदाताओं को कोई भी वचन देते हुए, वादा देते हुए रोक नहीं सकता है, और जो भी वो करने वाला है वो भी जनता के पैसों से ही करने वाला है। कोई अपने पैसों की फैक्ट्री लगा के वहाँ पे नोट छाप के फिर वो पैसे का इस्तेमाल करके तो कोई विकास करने वाला है नहीं। हमारे आपकी जेब से पैसे जाएंगे, उस टैक्स कलेक्शन से जो उस टैक्स कलेक्शन के पैसों का जो नियमन जो ठीक से कर पाएगा, वो अपने वादे जो दिए हैं उसका पालन कर पाएगा, पूरा कर पाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो अब इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा इसमें। तो ये अगर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गया तो वो टिक पाएगा वहाँ पे। भले वो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी वो उनकी एक उनके अधिकार क्षेत्र की भी एक मर्यादा है, और उससे ऊपर वो मुझे नहीं लगता कि वो जा पाएंगे। तो ये एक विवाद खड़ा होगा जरूर, लेकिन मुझे लगता है इसको रोक नहीं पाएंगे वो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश भर में चुनाव से पहले फ्री योजनाओं को लेकर किए जाने वाले वादों पर सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। आयोग ने रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए चुनावी वादों की वजह से वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देते हुए भी कहा है कि निर्वाचन आयोग ने आगे कहा कि वह चुनावी वादों की पूरी जानकारी न देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकते। इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे जिगर पांड्या जी को और उनसे ही जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी शोभित, ये चिंता तो इसी पर तो लगाई हुई है और चिंता कोर्ट ने भी बताई, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी सरकारों द्वारा लाई जा रही मुफ्त योजनाओं पर चिंता जताई है। 2 दिन पहले उनका एक रिपोर्ट जारी किया था उन्होंने, और बोला था कि चुनावी फायदे के लिए मुफ्त रेवड़ियाँ, मतलब कि मुफ्त में योजनाओं बांटने का जो एक तरीका है उसको टाइम बम बताया है। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो मुफ्त उपहार का विश्लेषण करने वाली समिति है, उसमें राज्य सरकार द्वारा लागू की जाने वाली समिति जो राज्य सरकारों पर लागू की जा रही है, उसमें कल्याणकारी योजनाओं पर राज्य के घरेलू उत्पादन, मतलब कि GDP का कुल मतलब जो संग्रह है, कर संग्रह, उसकी 1% सीमा तय करने का भी आग्रह SBI ने और कोर्ट ने कहा है। और इसका जो भारतीय स्टेट बैंक समूह जो है उसका मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है डॉक्टर सौम्य क्रांति घोष, उन्होंने ये बात रखी है। अब SBI जो हमारे देश की सर्वोच्च एक बैंक पूरी सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो चिंता कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है, तो ये राजकीय पार्टी इसके बारे में क्यों नहीं सोचती और कोर्ट में जाके बोलती है कि हम ये दे रहे हैं तो XYZ पार्टी का इसमें कुछ मतलब कि एक षड्यंत्र है, वो भी पार्टी देती है। सभी राजकीय पार्टी मुफ्त में देने का वादा सालों से करती आ रही है और आगे वाले दिनों भी करेगी, लेकिन कितने जो वादे हैं वो सफल होते हैं नहीं होते हैं वो तो चुनाव के बाद 5 साल में
जनता अच्छी तरीके से समझती है। एक छोटा सा मैं एक उदाहरण लूँगा कि फ्री में बिजली, आप तो वहीं पे बैठे हैं, दिल्ली में है, तो फ्री में बिजली केजरीवाल सरकार ने शुरुआत में दी थी, शुरुआत के 5 साल में दी, उसके बाद भी दी, लेकिन इसी महीने में केजरीवाल ने ऐसा बोला कि भाई कुछ वर्ग ऐसा है कि अब वो बोल रहा है कि हम पे करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको फ्री बिजली चाहिए उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये बात क्या 8 साल के बाद समझ में आई है? राजस्व जो है उसके ऊपर धक्का जो है बैंक कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, या कोई भी आर्थिक सलाहकार बोल रहे हैं आजकल, उनकी बात सही है कि फ्री में देना चाहिए, उसकी ना नहीं है, लेकिन फ्री में कौन सा बंद करना चाहिए? केजरीवाल साहब ही बोल रहे थे, एक चुनावी गुजरात में आए थे तब फ्री बिजली की एक बात कही थी उन्होंने कि हम भी यहाँ पे भी फ्री बिजली देंगे। तब एक सत्य बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी, वो शायद उन्हीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी ये सभी राजकीय पक्ष जो है वो इस बात पे सोचेंगे। और वो बात है फ्री की बिजली की। सभी विधायक हो, एमएलए हो या एमपी हो, उनको रहने के लिए फ्री दिया जाता है बंगला। उनको रहने के लिए जो दिया गया है बंगला, उसमें जो बिजली है वो फ्री यूज़ कर रहे हैं, और 200-300 यूनिट नहीं। केजरीवाल साहब की बात से मगर हम विश्वास करें तो 4000 यूनिट तक की बात है। उसकी भी एक उन्होंने बात रखी थी गुजरात में। 10 या 12 दिन हुए जो रिक्शा वालों का जो एक सम्मेलन यहाँ पे हुआ था, उसमें ये बात बोली थी उन्होंने कि फ्री अगर एमएलए लेते हैं, एमपी लेते हैं, जनता के नेता लेते हैं, तो उसका हक जनता को भी मिलना चाहिए। अब वो बात उनके ऊपर भी लागू होती है ना। उन्होंने बिल भरे नहीं भरे वो बात की बात है, वो आरटीआई कोई करेगा और सच सामने आएगा। लेकिन दिल्ली में जितने एमएलए हैं, जितने सदस्य हैं, या गुजरात में विपक्ष के सदस्य हैं, या पूरे देश के संसद में बैठे हुए जितने भी एमपी है, उनकी सबकी बिजली फ्री हो गई है क्या? तो वो करनी चाहिए। चिंता वो है, जनता को आप 200-300 फ्री यूनिट बिजली दो ना दो, जनता तो वैसे भी पिसा रही है, महंगाई है, अलग अलग टैक्स भर रही है, लेकिन जो 500 से ज़्यादा संसद में बैठे हैं उन लोगों की बिजली फ्री जो है उनमें से हटा दिया है क्या? नहीं हटाया है। एमएलए का हटा दिया गया है क्या? सभी राज्यों की बात करेंगे, सभी पक्ष पार्टियों की बात करेंगे। किसी एक पक्ष ने ये हिम्मत दिखाई है कि किसी भी नेता के घर में फ्री बिजली नहीं जाएगी, सरकारी खर्च पे आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, ऐसी बात हुई है क्या? तो वहीं पे कंट्रोल करना है, नहीं कि ये सब चुनावी वादे में अगर अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट फ्री बिजली दे देते हैं एक उदाहरण तौर पे, तो क्या दिक्कत है? आप भी तो 4000 यूनिट ले रहे हो ना। तो कटौती वहीं पे करनी है, और उसके बाद देखना कितनी आर्थिक फायदा राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उसको होता है। जी शोभित, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जिगर पांड्या जी। तो निश्चित ही तौर पर फ्री की रेवड़ी का जो हम जिक्र कर रहे थे उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीतिक दल जो है वो अपनी इस चीज़ों पर, मतलब कि फ्री की रेवड़ियों को लेकर किस तरीके से अपनी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब भेजते हैं। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।